दोस्तों, आज मैं फिर एक बार नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करूंगा। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के होगी, बिना किसी हेर-फेर के होगी, सीधी और सटीक होगी। आजकल अक्सर मेरा मन आपसे कोई ना कोई सवाल पूछने का होता है। सवाल पूछने के बाद मैं आपके संभावित उत्तर का अनुमान लगाता हूं और अगर हो सकता है, तो आपको जवाब ढूँढने के लिए कुछ सुराग भी मुहैया कराता हूं। आइए, फिर से यह छोटा-सा खेल खेलते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि हमारे इस प्यारे देश का सबसे बड़ा विदेशी कौन है? अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो किरण जी की उलझन भी काफी हद तक सुलझ जाएगी और हम लोगों की उलझन भी काफी हद तक सुलझ जाएगी। यहां मेरे पास आपके लिए कुछ छोटे-मोटे सुराग हैं। जैसे विदेशी केवल वह नहीं होता जो विदेशी कपड़े पहनता हो, ऐसे कपड़े तो आजकल हम सब पहनते हैं। विदेशी केवल वह भी नहीं होता जो अंग्रेजी या फ्रेंच बोलता हो। अंग्रेजी तो गांधी जी और स्वामी विवेकानंद की भी बहुत अच्छी थी। वैसे भी भारतवासियों की अंग्रेजी दुनिया भर में बहुत अच्छी मानी जाती है। कम से कम 2 ढाई फीसदी भारतीय बढ़िया फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। केवल इसीलिए तो हम उन्हें विदेशी की श्रेणी में नहीं डाल सकते। दोस्तों, दरअसल ये सब ऊपरी बातें हैं। इसलिए हमें इस देश के सबसे बड़े विदेशी की तलाश उन लोगों में ही करनी चाहिए जो कुर्ता पजामा जैकेट वाली पोशाक पहनते हों, आमतौर पर हिंदी या गुजराती या कोई अन्य भारतीय भाषा बोलते हों। मेरा खास सुराग तो आपके लिए यह है कि इस देश का सबसे बड़ा विदेशी ऐसे ही लोगों के बीच कहीं मौजूद है। उसका विदेशीपन कहीं पकड़ ना लिया जाए, इसलिए वह स्वदेशी पोशाक और स्वदेशी भाषा ही नहीं, बल्कि और भी चालाकी दिखाते हुए स्वदेशी के विचार की आड़ में भी छिपा रहता है। आजकल तो वह छत पर खड़े होकर लगातार दिन रात स्वदेशी की माला जपता है और स्वदेशी का उपदेश देता है। दोस्तों, हमें सबसे पहले यही जांच करनी चाहिए कि स्वदेशी वेशभूषा और भाषा के साथ स्वदेशी का उपदेश देने वाले ये भाषा कौन है, जिनके शासनकाल में पिछले 11 साल से भारत का बाजार विदेशी सामान से पट गया है। चाहे हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हों, चाहे हमारा रक्षा संबंधी साजो सामान हो, चाहे वह कच्चा माल हो जिससे मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे वह ऊंचे और मझोले दर्जे की टेक्नोलॉजी हो जिसका हमारे कारखानों में इस्तेमाल होता है, यानी हर चीज किसी ना किसी रूप में और किसी ना किसी प्रतिशत में विदेशों से मंगाई गई है या विदेशों की मदद पर निर्भर है। हालांकि यह सिलसिला इन महाशय के सत्ता में आने के पहले से जारी है, लेकिन इनकी देखरेख में पिछले 11 साल से जो सरकार चली है, उसमें यह सिलसिला सिर चकरा देने वाली ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। दोस्तों, इस बंदे की जरूरत की दाद देनी पड़ेगी कि वह फिर भी स्वदेशी की अपील करने में लगा हुआ है। आखिर यह हिम्मत आती कहां से है? असली बात यह है कि मीडिया स्पेस पूरी तरीके से इन्हीं महाशय के कब्जे में है और इन्हें यकीन है कि उनसे कोई जवाब तलबी नहीं हो सकती। वे कोई भी झूठ बोलकर, कोई भी लफाजी करके पतली गली से निकल जाएंगे। राष्ट्रभक्ति, भारतीयता, संस्कृति, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बातें करके उन्हें रिकॉर्ड में दर्ज करा देंगे। इस तरह उनके कर्तव्य की इतिश्री हो जाएगी। और तो और, इन सज्जन को यह भी यकीन है कि गोदी मीडिया इनके अपने विदेशी ब्रांडों से प्रेम को भी या तो पूरी तरह से छिपा लेगा या किसी तिकड़म के जरिए चर्चा में ही नहीं आने देगा। लेकिन क्या बताएं, ये अपोजिशन वाले मानते कहाँ हैं? सोशल मीडिया भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने तो पूरी पोली खोल कर रख दी है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे इतनी देर से मैं किन सज्जन की बात कर रहा था। ये है हमारे देश के सबसे बड़े विदेशी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब मैं बताता हूं सिलसिलेवार कि मैं इन्हें इस देश का सबसे बड़ा विदेशी क्यों कह रहा हूं। आप स्वयं देख सकते हैं कि सारे देश को स्वदेशी का उपदेश देने वाले इन महाशय की खुद की पसंद क्या है। घड़ी कौन सी बांधते हैं? स्विस ब्रांड मुवाडो या रोजर डुबिस? मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने आज से पहले इन दोनों ब्रांडों का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन मोदी जी इनकी घड़ियां बांधते हैं। चश्मा कौन सा लगाते हैं? इतालवी ब्रांड बुल्गारी या जर्मन मायबैक? मैं चश्मे के लिहाज से भी इनका नाम नहीं जानता था। मेरी अज्ञानता आपके सामने जाहिर है। पेन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? जर्मन मॉन्टब्लॉक। हाँ, इसके बारे में मुझे जानकारी थी। फोन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? अमेरिकी एप्पल आईफोन, हालांकि ये भारत में बनता है। कार कौन सी इस्तेमाल करते हैं? जर्मन बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज माइबैच और ब्रिटिश रेंज रोवर? किस हवाई जहाज में चलते हैं? अमेरिकी बोइंग 777 300 ERI। सूट और जूते कौन से पहनते हैं? इतालवी जॉर्जियो आर्मानी और अमेरिकी केनेथ कोल। हेडफोन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? संगीत प्रेमी भी तो हैं। हेडफोन कौन सा इस्तेमाल करते हैं?
अमेरिकी कंपनी बोस। देखिए, मैं यहां पर नाइंसाफी नहीं करूंगा। मैं फिर कहता हूं कि एक बारगी में प्रधानमंत्री को विदेशी ब्रांडों के इस्तेमाल की वजह से कटघरे में न खड़ा करने के लिए तैयार हूं। साफ तौर पर दोबारा कह रहा हूं, एक बारगी में प्रधानमंत्री को विदेशी ब्रांडों का इस्तेमाल करने की वजह से कटघरे में न खड़ा करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते वे यह साबित कर दें कि भले ही वे विदेशी ब्रांड इस्तेमाल करते हों, पर उन्होंने अपने लंबे शासनकाल में देश को विदेशी सामान, विदेशी उत्पादों, विदेशी पूंजी, विदेशी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से न सही पर कम से कम एक हद तक तो मुक्ति दिलाई है। पूरी तरह से तो इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में, भूमंडलीकरण के जमाने में, जब अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आप विदेशी पूंजी, विदेशी सामान, विदेशी टेक्नोलॉजी, इनसे पूरी तरह छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन क्या पिछले 11 साल में ऐसी कोई कोशिश हुई है कि इनसे एक हद तक मुक्ति प्राप्त की गई हो, हमारे सामान में स्वदेशी का प्रतिशत बढ़ा हो और आत्मनिर्भरता का प्रतिशत बढ़ा हो? लेकिन जैसे ही मोदी जी को हम इन कसौटियों पर कसते हैं, स्वदेशी आवरण में ढके हमारे इस नेता का विदेशीपन खुलकर सामने आ जाता है। मसलन एक्सपरी एक सज्जन हैं, उन्होंने इस हकीकत का खुलासा किया है कि 2015 में, यानी मोदी के सत्ता में आने के 1 साल बाद तक, भारत चीन से आयात यानी खरीद कर रहा था लगभग $58 अरब की, जबकि चीन को निर्यात यानी बिक्री कर रहा था लगभग $13 अरब की। यानी कुल व्यापार घाटा चीन के मुकाबले $45 अरब था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद माननीय अदानी जी आए, माननीय मोहन भागवत आए, जो भारतीयता की प्रतिमूर्ति हैं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी आए। इन तीनों के मिले जुले नेतृत्व में मेक इन इंडिया अभियान चलाया गया, आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला, चीन का बहिष्कार तक कर दिया गया और मोदी जी विश्व गुरु घोषित कर दिए गए। भारत एक महान आर्थिक शक्ति बन गया और भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन नतीजा कुल मिलाकर यह निकला कि 2015 से अब तक चीन को हमारा निर्यात बढ़कर $17.5 अरब तक पहुंच गया, जबकि भारत का आयात बढ़कर केवल चीन को हमारा निर्यात बढ़कर $17.5 अरब तक ही पहुंच पाया, जबकि हमारा आयात, चीन से हमारा आयात बढ़कर $118 अरब से ऊपर चला गया। यानी कुल व्यापार घाटा कितना रहा? $101 अरब का। इस व्यापार घाटे के नीचे इस वक्त हम दबे हुए हैं और भारतीय बाजार चीनी सामान से पूरी तरीके से पटा हुआ है। चीनी माल को हम स्वदेशी माल नहीं कह सकते। दोस्तों, इसी के साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि भारत में ज्यादातर बनने वाले जो टेलीविजन हैं, उनका 80% हिस्सा चीन से ही आता है। मेक इन इंडिया के नाम पर हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं, असेंबली लाइन चला रहे हैं। हमारे हाथ में बस पेचकश है और हम पेचकश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बाहर से मंगाए गए पुर्जे जोड़ते हैं। असली मैन्युफैक्चरिंग भारत में ना के बराबर ही होती है। आईफोन से लेकर टीवी तक सारे पुर्जे विदेश से आते हैं। छोटे उद्यमी निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन न सरकार के पास नीति है और न ही उनके लिए कोई समर्थन है, न ही इस तरह की कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति है। उल्टा छोटे उद्यमियों के लिए जिस तरीके से पूरा बंदोबस्त बना रखा है, तो उनका पलड़ा काफी ऊपर उठ जाता है और बड़े उद्यमियों यानी संगठित क्षेत्र का पलड़ा काफी झुक जाता है। चुने हुए कारपोरेट का एकाधिकार हो जाता है, जिसने पूरे देश और पूरी अर्थव्यवस्था को जकड़ रखा है। जब तक भारत उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, रोजगार, विकास और मेक इन इंडिया की बातें सिर्फ भाषण ही रहेंगी। जमीनी बदलाव चाहिए दोस्तों, ताकि भारत असेंबली लाइन से निकलकर असली मैन्युफैक्चरिंग पावर बने और चीन को बराबरी की टक्कर दे सके। चलिए, मैं किरण जी को बता ही देता हूं कि पूर्ण स्वदेशी चीजें भारत में कुल कितने प्रतिशत हैं। यह बात सबको जाननी चाहिए। कुछ पारंपरिक और कम तकनीक वाले क्षेत्रों में 100% स्वदेशी उत्पाद संभव है आज भी, क्योंकि कच्चा माल पूरी तरह स्थानीय है और तकनीक पारंपरिक है। ये उत्पादन कुल मैन्युफैक्चरिंग का बहुत छोटा हिस्सा, यानी केवल 10 से 15% ही बनाता है। ये चीजें आती हैं दस्तकारों की दुनिया से, ये चीजें आती हैं पारंपरिक शिल्पों से, ये चीजें आती हैं कृषि आधारित उत्पादों से, कुछ चीजें आती हैं और कुछ खनिज आधारित उत्पादों से आती हैं।
हकीकत यह है कि मिट्टी, लकड़ी और हथकरघा को छोड़कर कुछ भी 100% स्वदेशी नहीं है। कृषि आधारित, खनिज आधारित उत्पादों में भी विदेशी हिस्सेदारी 30 से लेकर 50% तक है। बस इसके अलावा अधिकांश उत्पादों में आयातित कच्चे माल जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में चिप्स या तकनीक विदेशी लाइसेंस का ही उपयोग होता है। यही सवाल उठता है कि मोदी जी ने पिछले 11 साल में किया क्या है? फिक्रेबाजी में बहुत माहिर है। अभी हाल ही में उन्होंने क्या कि चिप से लेकर शिप, अभी अकेले में सोचा गया होगा कि क्या आज आज कौन सा फिक्रा इस्तेमाल किया जाए ताकि कुछ तुकबंदी भी हो सके। तो चिप से लेकर शिप सारे के सारे भारत में बनने चाहिए। लेकिन भाई बनेंगे कैसे? हिंदुस्तान में चिप बनाने की जो सुविधा तैयार की गई है, सभी लोगों का मानना है कि अभी उसमें उत्पादन शुरू होने में ही बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। फिर से मैं कहता हूं, मोदी जी ने पिछले 11 साल में किया क्या है? दोस्तों, उन्होंने एक जबरदस्त जादू किया है। इस जादू को समझिए, या कह सकते हैं कि हाथ की सफाई दिखाई है। उन्होंने एक नारा दिया है और नारे देने में बहुत कुशल है। वो नारा है मेक इन इंडिया। यानी कंपनी भले ही विदेशी हो, थीसिस देखिए आपने कभी स्वदेशी की ऐसी थीसिस देखी है जो 19वीं सदी के और 20वीं सदी के संधि काल पे भारत में स्वदेशी आंदोलन चला था, उसके अगर जो नेता थे और उसके जो प्रणेता थे, अगर वो आज मोदी जी की थीसिस अगर सुन लें तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाएंगे। थीसिस देखिए, कंपनी भले ही विदेशी हो, टेक्नोलॉजी भले ही विदेशी हो, पूंजी भले ही विदेशी हो, यहां तक कि फैक्ट्री बनाने के लिए भले ही चीनी, जापानी, जर्मन या बेल्जियन इंजीनियरों की जरूरत पड़ रही हो, जो भी माल भारत में बनेगा उसे वे भारतीय कहकर उसका प्रचार करेंगे। उसके ऊपर मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया का ठप्पा होगा। इस लिहाज से भारत में जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, उनके माल को मोदी जी भारतीय स्वदेशी बताते हैं या आग्रह करते हैं कि उनको भारतीय स्वदेशी माल के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। इस लिहाज से भारत में बन रहे एप्पल आईफोन स्वदेशी हैं। भारत में बन रही ब्रिटिश, अमेरिकी, कोरियाई, जापानी और जर्मन कारें भी स्वदेशी हैं। भारत में बन रही रॉयल एनफील्ड जो मोटरसाइकिल है बहुत मशहूर, वो भी स्वदेशी है। भले ही तकनीक रूस से आई हुई, हमारी मिसाइलें भी पूरी तरह स्वदेशी हैं। यानी अगर मेक इन इंडिया के इस आधारभूत दावे पर विश्वास किया जाए तो मोदी जी के इस भारत में स्वदेशी क्रांति हो चुकी है। अगर ऐसा है तो फिर मोदी जी की व्यथा क्या है? इस पे भी सोचने की जरूरत है। अगर स्वदेशी क्रांति हो गई है तो फिर मोदी जी इतने व्यथित क्यों हैं? ट्रंप ने जो टैरिफ के मिसाइलें दागे हैं, उसके मुकाबले मोदी जी को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए था। उन्हें ट्रंप के सामने ट्रंप को ठेंगा दिखाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि आपके साथ हम सारा अपना आयात निर्यात सब बंद करते हैं, हम तो स्वदेशी क्रांति कर चुके हैं इस देश में। फिर मैं पूछता हूं, आखिरकार मोदी जी की व्यथा क्या है? वे जनता को स्वदेशी का उपदेश दे क्यों रहे हैं? बस इस स्वदेशी को पूर्ण करने के लिए अब उन्हें केवल एक काम करना और रह गया है। वे चीन के अपने झूला मित्र शी जिनपिंग से कहें कि भाई, जिन फैक्ट्रियों में आप चीन में सामान बना रहे हैं, उन्हें भारत में लगा लीजिए ताकि हम आपकी बनाई हुई चीजों पर मेड इन या मेक इन इंडिया का ठप्पा लगाकर ये स्वदेशी क्रांति को पूरा कर सकें। दोस्तों, क्या आप भी इसी तरह के स्वदेशी के हामी हैं? मोदी के शासन में दोस्तों हर विदेशी चीज को स्वदेशी कहकर हमें भेड़ा जा रहा है। यही है उनकी स्वदेशी या आत्मनिर्भरता का रहस्य। इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी इस देश के सबसे बड़े विदेशी हैं। उनकी स्वदेशी पोशाक हो, स्वदेशी भाषा हो या स्वदेशी का नारा हो, उस पर मत जाइए। इसे असली स्वदेशी, असली भारतीयता और असली आत्मनिर्भरता की कसौटी पर कसकर देखिए। यही नहीं, देशी की आड़ में चल रहे इस विदेशीपन के आधारभूत विचारों को भी कड़ाई से परखिए। वहां भी आपको ऊपरी परत हटाने पर यूरोपीय विचारों की शक्ल सूरत दिख जाएगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें, उसके साथ जुड़ें और जिस उत्साह के साथ में, जिस इच्छा के साथ में और समाज में कुछ हो, कुछ नई बात हो, लोग लोग वास्तव में आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे ये देश खड़े हो, इस इच्छा के साथ इस वीडियो को बनाया गया है। दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ें और अपने सुझाव भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।